दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द योगी वाणी और मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त योगी। और मेरे साथ बैठे हुए हैं श्री अरविंद राठी जी, एक उद्योगपति हैं, नमस्कार, व्यापारी हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार कर रहे हैं। तो आज हम राजस्थान की राजनीति पे कुछ बात करेंगे। राजस्थान की राजनीति अरविंद जी कुछ अलग तरह की दिख रही है इस समय। कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला हो रहा है। हालांकि राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार चांस बीजेपी का है। लेकिन बीजेपी में कुछ मुख्यमंत्री का चेहरा, हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों प्रदेशों में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में जैसे रमन सिंह का नाम चल रहा है, यहाँ भी वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है। वसुंधरा राजे के बहुत समर्थक हैं यहाँ। और बीजेपी की जब लिस्ट निकली तो पहली लिस्ट में तो क्या हुआ कि पहली लिस्ट में वसुंधरा जी के समर्थक कम थे, लेकिन दूसरी लिस्ट में वसुंधरा जी के समर्थक ज़्यादा आ गए। तो दूसरी लिस्ट देख के ऐसे लगा कि जो बीजेपी का नेतृत्व है वो वसुंधरा राजे के दबाव में आ गया, क्योंकि जितनी सभाएं हुई हैं अभी मुख्यमंत्री की, वो प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की, तो वसुंधरा जी स्टेज पे तो थी, लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया कहीं बोलने का। जयपुर की एक मीटिंग में तो दिया कुमारी को पूरा मौका दिया गया था। तो वसुंधरा जी की स्थिति राजस्थान में कैसी है? और आप पिछले कार्यकाल में तो आपने उनके कुछ एनकाउंटर्स देखे ही हैं, कैसा क्या रहा है। आप बताएं कि क्या वसुंधरा राजे दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं? मुझे जहाँ तक लगता है कि वसुंधरा जी का दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनना राजस्थान में संभव नहीं है। हालांकि राजनीति में कुछ भी उठापटक हो सकती है, परंतु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पिछले टेन्योर में जब ये मुख्यमंत्री थी और चुनाव लड़ा गया था उनके नेतृत्व में, तो उनकी हठ धर्मता की वजह से ही उनको अपने राजस्थान में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पिछली बार। हाँ। और फिर जब ये बीच में कांग्रेस का प्रकरण हुआ अशोक गहलोत जी और पायलट के बीच में, सचिन पायलट जी। हाँ, लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा जी को भाई बहन बोलते हैं लोग। उस समय पूरा का पूरा जो गेम था और अशोक गहलोत जी की सत्ता 100% जाने वाली थी, उस समय पूर्ण सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से वसुंधरा जी का ही था। अशोक गहलोत, और कई बार अशोक गहलोत जी इस बार को स्वीकार कर चुके, मंच पे बोल चुके, मंच पे भी स्वीकार कर चुके। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। मेरा चूंकि दोनों ही मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में काफ़ी नज़दीकी से मेरा इनका आकलन रहा है, क्योंकि मैं कामा स्टोन क्रशर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा था और वहाँ पर ब्रज 84 कोष को लेकर के एक बड़ा साधु संतों का आंदोलन हुआ था। तो वो आंदोलन भी सरकार के द्वारा ही प्रायोजित था। सरकार मतलब बीजेपी सरकार? हाँ, वो पूरा का पूरा इनका प्रायोजित था। और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि वो एक तरह से पूरा का पूरा घोटाला था। उसमें कई सीनियर IAS ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे, जिसकी जांच शायद आज तक नहीं हुई। इसकी जांच आज तक नहीं हुई। मेरी हाई कोर्ट में कई रिटें भी चली, सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर चला, काफ़ी लंबा चौड़ा मैटर चला। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कमेटियां भी बनी, ब्रज 84 कोष परिक्रमा मार्ग को निर्धारण की समितियां भी बनी, और उसको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था, जिसका डिस्पोज ऑफ आज तक नहीं हुआ। वो पेंडिंग ही है मेरी, मतलब अभी तक वो पिटीशन पेंडिंग है, अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है। अच्छा। तो इसके चलते मैंने बहुत नज़दीकी से इन दोनों सरकारों को देखा, गहलोत जी की सरकार को भी, वसुंधरा जी की सरकार को भी। तो इन लोगों का जो नज़रिया उद्योगपतियों के प्रति है वो अच्छा नहीं है, दोनों का ही। अशोक गहलोत जी फिर भी थोड़ा पॉजिटिव रहे थे, परंतु चूंकि ये सारा का सारा प्रायोजित प्रोग्राम था ब्रज 84 कोष को लेकर के, और काफ़ी चीज़ों को हमने शायद कुछ मंत्रियों के भी वो थी, उनको हाँ, इसमें पूरा पैसा भी मिला था कुछ लोगों को। अरे पैसा तो क्या है कि इसमें मतलब जिस तरह का लाभ जो मिलना होता है वो इनडायरेक्ट बेनिफिट इन्होंने लिया होगा। अगर सही तरीके से CBI से जांच कराई जाए तो ये लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का स्कैम है। अच्छा, इतना तो एटलीस्ट है ही, क्योंकि उस ब्रज 84 को उस परिक्रमा मार्ग का गलत तरीके से निर्धारण करके छोटे छोटे 20 बाई 25, 20 बाई 40 फुट के स्क्वायर फीट के हॉल्स का जो कोटेशन हुआ वो लगभग 80 लाख 85 लाख बन गए। वो कोई भी कमेटी जाके उसका आकलन कर सकती है कि उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, तो टेंडर्ड कॉस्ट क्या हुई। तो उसमें एक लगभग 300 से 400% का गैप था वास्तविक निर्माण लागत में और वास्तविक लागत।
तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और वसुंधरा जी की नीतियाँ हर तरीके से पार्टी को भी नुकसान पहुंचाती हैं और ये अपने जब भी आपने देखा हो कि ये 4 साल तक साइलेंट रही। हाँ, ये तो मैंने और दोबारा इलेक्शन जैसे ही नज़दीक आता है ये एक्शन मोड में आता है। इलेक्शन से ये 6 महीने पहले एक्टिव होती हैं। इनका सिस्टम है। बाकी जाके इनको कोई लेना देना नहीं। इनको तो क्या है कि एक ड्रेसिंग रूम में परोसी हुई थाली चाहिए, उस पर आके मैं बैठ जाऊँ। इनका नीचे ग्रास रूट से कोई लेना देना नहीं है। ये खाली जो नीचे प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसका उपयोग करती हैं और उस हर व्यक्ति को ये यूज करके साइड में कर देती है जो इनके काम में आता है। आप देख सकते हैं कि पहले लक्ष्मी नारायण दवे जी इनके वन मंत्री हुआ करते थे। सेकेंड टेन्योर में उनको कहीं से कहीं तक टिकट भी नहीं मिला। किसी मंत्रिमंडल में कोई पावरफुल मिनिस्टर रहा और उसको टिकट भी नहीं मिला। तो उससे आप आकलन कर सकते हैं। एक राजस्व मंत्री थे राम नारायण जी डोडी, तो मैंने पूरा नज़दीकी से इनको सबको देखा है। लेकिन अशोक गहलोत भी ऐसे रहे कि वो भी दूसरे की परसी थाली को छीन के और बने दोनों तीनों टेन्योर और तीसरा टेन्योर जा रहा है उनका। वास्तविकता में देखा जाए तो अशोक गहलोत जी को जब भी नेतृत्व दिया गया तो दूसरों की मेहनत का नेतृत्व दिया। दूसरों की मेहनत का, यही कह रहा हूँ। उन्होंने अपने ग्रास रूट पे कुछ नहीं किया, अपना नहीं किया। पिछली बार सचिन पायलट का मेहनत कोई और करके लाता है। आप देख लीजिए जब कांग्रेस को 153 के लगभग सीटें मिली थी तो उस टाइम पे अशोक गहलोत जी एमएलए भी नहीं थे। हाँ, वो सांसद थे उस टाइम, सेंटर से लाए थे और उनको सेंट्रल से लाके मुख्यमंत्री बनाया। परशुराम मदेरणा उस समय मुख्यमंत्री बनने वाले थे। उनका चांस उनको धक्का देके और इनको बनाया। तो पिछली बार वो सीपी जोशी बनने वाले थे। इन दोनों का पूरा ट्रेंड वही है, सेम ट्रेंड पे काम करते हैं। एक बार तू एक बार मैं, एक बार तू लूट ले एक बार मैं लूट लूँ। हाँ, दोनों एक दूसरे की जांच भी नहीं कराते। जांच नहीं कराते। चुनावी रैलियों में तो गालियां देते एक दूसरे को। बाकी ये बिल्कुल दोनों एक है। आप ये मान के चलो कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के सत्ता इन्हीं के पास है। सत्ता के केंद्र बिंदु चाहे कांग्रेस की सत्ता हो चाहे बीजेपी की सत्ता हो, केंद्र बिंदु में ये दोनों ही पक्ष हैं। राजस्थान में दोनों हैं। राजस्थान में कोई सत्ता में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ व्यक्ति का परिवर्तन होता है। एक तरह से फ्रेंडली मैच है इनका। इस बार लगता है कि कुछ बीजेपी में, अगर बीजेपी जीतती है तो चांस है बीजेपी के जीतने के? नहीं, बीजेपी इस बार 100% जीतेगी। चाहे वसुंधरा जी अपने कितना ही भीतरघात कर लें, पर वो भीतरघात इस बार कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी का जो एक अपने आप में एक ऑरा है, उस ऑरे की वजह से मुझको लगता है कि प्रदेश की जनता ने संकल्प ले रखा है कि हमें इस चक्करबाजी में नहीं पड़ करके और बीजेपी को। हाँ, पिछली बार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और जब जीते नरेंद्र मोदी जी का चुनाव हुआ था तो 25 सीटें मिली थी। मिलने को तो अशोक गहलोत थे तब भी 25 मिली थी, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी का जो विश्वसनीयता थी शुरुआत थी उनकी। अब 10 सालों में उनकी जो विश्वसनीयता इतनी ठोस हो चुकी है कि जनता उनकी एक आवाज़ पे काम करती है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पे तो सवाल यूँ नहीं उठता कि मैं तो नरेंद्र मोदी जी से पहली बार 2010 में मिला था मुंबई में एक प्रोग्राम के अंदर, और उनका जो 2010 में विजन था वही विजन आज भी है। वो अपने कमिटमेंट पे अडिग रहते हैं, उनको कोई हिलाने वाला नहीं। वो लौह पुरुष हैं। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है, बिल्कुल। तो मैं तो इनको लौह पुरुष भी नहीं, देव पुरुष कहूँगा। हाँ, वो तो कि इनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि आज अपन देखिए जो कहते हैं वो करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मान्यता आज अपने देश को प्राप्त हुई है, आप खुद ही देख रहे हैं ना परिलक्ष्य में कि कहाँ एक टाइम पे ये टाइम था कि हमारे प्रधानमंत्री यूएस के किसी भी राष्ट्रपति के सामने बिल्कुल साइलेंट मोड पे बोलने की भी वो ज़्यादा नहीं होती थी। आज स्थिति ये कि जितने टॉप 1 कंट्रीज़ हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी की अगवानी में खड़े रहते हैं। तो ये उनका बॉडी लैंग्वेज है और उनको जो साथ लेकर के चलने की जो उनकी क्षमता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और मोदी जी अंदर तक लोगों के मन में बैठे हुए हैं, वो सबका सोचते हैं। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी भी तरह का। उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सबके लिए समान रूप से काम करती है। ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं है या हिंदू वर्ग के लिए नहीं है कि या किसके लिए, सबके लिए एक समान रूप से सारी चीज़। हाँ, ये बात तो है। तो उनका विज़न एक बहुत डिफरेंट उनका विज़न बहुत डिफरेंट है। परंतु जब राज्य स्तर पे अपन आते हैं तो राज्य स्तर पे जो वसुंधरा जी की हठधर्मिता वाली जो नीति है कि मैं नहीं तो कोई नहीं, तो वो अब लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, कि पब्लिक भी बहुत समझदार हो गई है। और अब जो नवयुवक जो अब नया वोटर आ रहा है अपना, वो सब कुछ समझ। पहले वाली पीढ़ी में एक लेकिन नए वोटर के साथ एक समस्या और है। जैसे समझ लीजिए आपका ही बच्चा है, पहली बार वोटर बना है,
अगर वो पहली बार वोटर बना तो उसने तो शायद वसुंधरा का वो कार्यकाल देखा भी नहीं होगा। ये अलग बात है, आपका बच्चा तो आप उसको पता होगा अपने घर की स्थिति, वो एक अलग बात है, लेकिन आम बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको तो पता ही नहीं होगा, तो वो तो भूल भुलैया में फंस सकता है ना। नहीं तो नया जो नवयुवक है वो उनको वसुंधरा के फेस से कोई लेना देना भी नहीं है, आप इसको ये समझिए। वो हाँ। मोदी जी को देख रहा है, वो इंटरनेट आज का बच्चा कहीं भी जा रहा है तो उसको इंटरनेशनल की जो अपना जो मीडिया है और जो आजकल जो एजुकेशन सिस्टम में जो डेवलपमेंट मोदी जी ने किया उसके ज़रिए बच्चों को पता है कि हमारी कंट्री को आगे ले जाने वाला कौन है। तो बच्चों की मानसिकता तो ऑलरेडी मोदी जी के प्रति पॉजिटिव हो चुकी है। उसको आप ये नई पीढ़ी का जो वोट शेयर अब बढ़ने वाला है इस इलेक्शन में, मेरा मानना ये है कि नवयुवक पीढ़ी किसी भी तरीके से भ्रमित होने वाली नहीं है, क्योंकि इनका विजन बहुत क्लियर है, हमारी पीढ़ी से भी ज़्यादा क्लियर है। उनमें उम्र जरूर कम है उन लोगों की, पर परिपक्वता मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा है, क्योंकि वो छोटे प्रलोभ में आने वाली चीज़ नहीं है, वो जाति पाति को मानते नहीं है। अभी राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा का चुनाव होगा मार्च अप्रैल मई में शायद 2024 में। तो अभी राज्यों के चुनाव में का इम्पैक्ट उन पे भी पड़ेगा क्या? समझ लीजिए जैसे छत्तीसगढ़ कह रहे हैं कि सब कांग्रेस जीत सकती है, अब क्या स्थिति पता नहीं। भूपेश बघेल हालांकि इस घोटाले में फंस गए महादेव लाटरी वाले में, और शिवराज सिंह चौहान की पहले स्थिति खराब बताई जा रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। विश्लेषक अलग अलग बात कर रहे हैं, मोदी जी पूरा जान लगाए हुए मध्य प्रदेश में। अब राजस्थान में उनकी रैली स्टार्ट हो गई है, अभी शायद 4-5 रैलियाँ प्रस्तावित हैं, अभी 10 रैलियाँ प्रस्तावित हैं। तो समझ लीजिए खुदा न खास्ता किन्हीं कारणों से कहीं बीजेपी नहीं जीत पाती तो सेंट्रल की पॉलिटिक्स में कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, राज्यों के चुनाव में और सेंट्रल के चुनाव में दिन रात का अंतर है। राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो कुछ वहाँ के लोकल मुद्दे भी काम करते हैं, उसके तहत लोग बाग भावनाओं में आकर के इधर उधर वोट शेयर 2-3% दाएँ बाएँ हो जाता है। कुछ प्रलोभन होते हैं, कुछ फ्री स्कीम्स जो होती हैं, जो कि एक परंपरा, गलत परंपरा चल गई है। गहलोत जी ने इतनी सारी फ्री स्कीम्स की अनाउंसमेंट कर दी है कि उनको ये नहीं पता फंड कहाँ से आएगा, और उन्होंने तो पब्लिकली कहा है ना कि मैं ऐसी स्कीमें दे जाऊंगा कि आने वाली सरकारें तो उनको ज़िंदगी में अगर उनके 10 गुना अपना बजट बना ले तो उनको पूर्ति नहीं कर सकती। दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे हैं, मतलब उनका तो कहना ही है कि मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। वो उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मैं तो जा ही रहा हूँ, पर आने वाले के लिए इतने खड्डे खोद के जाऊंगा कि वो उसमें तैरते ही रहेंगे आराम से। मुश्किल होगी, और ये मानसिकता देश के लिए बहुत घातक है, घातक। ये अच्छी मानसिकता नहीं है। चलिए फिर लौट के आते हैं वसुंधरा जी पे। अभी मैंने कहीं सुना था कि कई जगह बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और जो बागी उम्मीदवार हैं तकरीबन 43 हैं पूरे राजस्थान में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मिला के, और उनमें 10-11 लोग जो सुने जाते हैं कि वो वसुंधरा खेमे के हैं जी। तो ये कहीं सुनने में आ रहा है कि ये कुछ फ़ायदा कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि बागी उम्मीदवारों की वजह से बहुत बड़ा कोई नुकसान होगा, क्योंकि मतदाता में अब इतनी परिपक्वता आ चुकी है कि वो चाहे अपने पिछले टेन्योर में मंत्री रहे हों, कुछ भी रहे हों, परंतु वो मतदाता बहुत परिपक्व हो गया है। और बागी होने के बाद अगर ये मान के चलो जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाता है और उसके बाद पत्ते का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो यही बागियों की स्थिति होने वाली है। मतलब वोट पार्टी को मिलता है, वोट पार्टी को मिलता है, लोकल चेहरे को इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता ना। चलिए, तो ये परिचर्चा बड़ी अच्छी रोचक रही, आगे फिर बात करेंगे आपसे। तो दोस्तों, ये अरविंद राठी जी थे जो समाज सेवी भी हैं और बिजनेसमैन तो हैं ही, और राजनीति पे अच्छी पकड़ है। खुद एक्चुअली वसुंधरा के कार्यकाल में इनकी उद्योग के कारण उनसे सीधा उनका आमना सामना मुकाबला हो चुका, मतलब मुकाबला नहीं कह सकते एनकाउंटर हो चुका, और गहलोत सरकार के दौरान भी उनका रह चुका। तो ये उन्होंने अपना आकलन बताया, आगे फिर इनसे फिर बात करेंगे। तो अभी के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।